Hello and good morning, everyone. Let me know, am I audible? Okay, that's great. So we were discussing the credit control measure, right? We were discussing the last function of central bank as a part of a topic of chapter number 6 of macroeconomics. In our previous class, we have discussed these two instruments, moral suasion and selective credit control. Before starting today's topic, if anyone is having any doubt, you can unmute and speak. You can raise your hand and you can ask your doubt. If anyone in the class is having any confusion or any doubt, then you can ask me. No doubts. So everyone, in our previous class, we have discussed these 2 points, and moral suasion तो अच्छे से हो गया था, that it is a policy of pressure and persuasion. पहले तो समझाया जाएगा, convince किया जाएगा by RBI to the commercial bank with the help of various circulars or discussions. और जब कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करेगा आरबीआई की पॉलिसी, तो आरबीआई उसको प्रेशराइज भी कर सकता है. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कल हमारी बात चल रही थी कि जो काम मम्मी आपसे सबसे कम करवाना चाहती है, लाइक शी वांट यू टू यूज योर फोन फॉर अ लेसर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ऐसे में वो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट सेट कर देंगे दैट हाईएस्ट यू आर अलाउड टू डू दिस वर्क अप टू दिस लेवल ओनली, राइट. और जो काम वो आपसे ज्यादा करवाना चाहते हैं, फॉर दैट शी विल बी फिक्सिंग सम मिनिमम लिमिट्स दैट minimum 2 hours you have to give to your books, right? Minimum 1 hour you have to go for the study of economics. तो ये selective credit control में यही हमने पढ़ा. Government will fix the minimum and maximum limits of borrowing lending for commercial banks according to different sections, right? फिर हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस पढ़ना है. मैं आपको बता देती हूँ पहले स्पेसिफिकली कौन सी चीजें क्वांटिटेटिव में आती है और कौन सी क्वालिटेटिव में आती है. आपकी जो स्टार्टिंग होती है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आती है क्वांटिटेटिव में. तो आप इनके आगे लिख लीजिए, ये जो आपका फर्स्ट मेजर है, सेकंड मेजर है, थर्ड मेजर है, ये क्वांटिटेटिव है. फोर्थ ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगेन इट इज आल्सो क्वांटिटेटिव मेजर. एलआरआर, इसके अंदर जितने भी रिजर्व आ रहे हैं, दीज आर आल्सो क्वांटिटेटिव इन नेचर. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है. क्वालिटेटिव मेजर में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्जिन अलग अलग जगह अलग अलग सेट की जाती है, ठीक है. उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं मोरल सुएजन. इट कैन कम अंडर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ये यहाँ लिखा हुआ है. सेलेक्टेड एरिया में भी अप्लाई हो सकता है और एंटायर बैंकिंग सिस्टम के लिए भी गाइडलाइन आ सकती है. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव का पार्ट है. क्वालिटेटिव क्योंकि सेलेक्टेड एरिया में लगेगा, राइट, सेलेक्टेड बैंक्स पे लगेगा, तो क्वालिटेटिव नेचर का है. अब देखिए क्या कह रहे हैं. Quantitative measures includes repo rate policy, bank rate policy, reverse repo rate, open market operation, varying reserve requirements. Qualitative methods includes margin requirement, moral suasion, selective credit control. जैसे कि अभी हमने बात की, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में या एमसीक्यू में पूछ ले क्वालिटेटिव में क्या आता है और क्वांटिटेटिव में क्या आता है. आगे देखिए. Quantitative measures are general in nature, entire banking system पे एप्लीकेबल होंगे, पूरे बैंक्स को अफेक्ट करेंगे, एंटायर क्रेडिट के फ्लो को इफेक्ट करेंगे. वेयर एज qualitative instruments are specific in nature, they are framed to impact the flow of credit or to affect the flow of credit only in selected area for a selected use, ठीक है. उसके बाद में आगे देख लीजिए आप. Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit. Fill up में और MCQ में you can be asked. Dash controls are designed to regulate the total volume of credit. Total volume of credit quantitative है, entire banking system पे applicable होने वाले measures है, right. और qualitative measures जो होंगे वो सिर्फ selected area में होंगे, इसलिए वो credit की direction को impact करेंगे. क्रेडिट की डायरेक्शन को ध्यान रखना है आप सभी को, क्रेडिट की डायरेक्शन को इंपैक्ट करेंगे. एक बार रीडिंग कर लीजिए, ये पॉइंट स्टार लगा लीजिए. काफी बार बच्चे बॉक्स वाली चीजें तो छोड़ ही देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. आगे आ जाइए जरा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, quantitative measures are also known as traditional methods
ये मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स है ओवरऑल एरिया को कंट्रोल करने के लिए जो बने हैं, लेकिन क्वालिटेटिव मेजर्स सेलेक्टिव मेथड्स हैं, सेलेक्टेड एरिया में है। मॉडर्न मेथड्स मत लिख देना, यूज दोनों ही पुराने टाइम से होते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबके आगे एरोज लगा लीजिएगा, ये क्वांटिटेटिव में आ गए और ये तीन चीजें आ गई क्वालिटेटिव में। चलिए वन बाय वन लेट मी नो क्वांटिटेटिव मेजर्स। इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट में क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट एंड स्पीक। इन्फ्लेशन है, रेपो रेट को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं? एनीवन? कोई नहीं बता सकता। इंक्रीज। ये जितनी भी रेट्स है ना इन सबको इंक्रीज करेंगे। ट्रिक तो ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ के ये जो चारों चीजें इन सबको इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिफ्लेशन में डिक्रीज। रेपो रेट विल बी इंक्रीज, बैंक रेट विल बी इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट विल बी इंक्रीज, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स विल बी इंक्रीज। कब? इन्फ्लेशन में। और डिफ्लेशन में इन सबको डिक्रीज कर दिया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा और डिफ्लेशन में सिक्योरिटीज को रीपरचेज किया जाएगा, because selling of securities will reduce the cash reserves of commercial banks and repurchasing the securities will increase the reserves of commercial banks, right? आगे देखिए जरा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले ही पूछ लीजिएगा बेटा। अगर मैं क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करूं तो मार्जिन, जहां क्रेडिट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करना है वहां इंक्रीज और जहां फ्लो को बढ़ाना है वहां डिक्रीज। मोरल सुएजन अगेन, रेस्ट्रिक्ट करना है तो वैसी गाइडलाइंस देंगे और बढ़ाना है तो वैसी गाइडलाइंस। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन द एरियाज वेयर यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट कंट्रोल, वहां तो मैक्सिमम लिमिट्स फिक्स कर दी जाएगी। हाईएस्ट इतना ही इशू कर सकते हैं, हाईएस्ट इतना ही लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और अदर एरियाज में यू आर गोइंग टू फिक्स द मिनिमम लिमिट्स। जैसे एग्रीकल्चर पूछ ले तो मिनिमम लिमिट्स, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन पूछ ले तो मैक्सिमम लिमिट। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पीछे डिस्कस नहीं हुआ। पढ़ा है क्या आपने किसी चैप्टर में, इंडियन इको के किसी चैप्टर में पढ़ा है क्या कि सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे वो रिजर्व फॉल होने स्टार्ट हो गए थे? एनीवन जिसने कहीं भी ये चीज पढ़ी हो, किसी को याद आ रहा हो? वाले चैप्टर में था, एलपीजी वाले चैप्टर में, बिल्कुल। हम बोरो करने गए थे तो वहां पे किसके रिजर्व्स कम हुए थे? सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स होते हैं। यानी वही हमें इंडियन इको में बता दिया गया था दैट सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री नीड टू मेंटेन सम रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ वही बात इलैबोरेट करके बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होते हैं। सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी के रिजर्व को मेंटेन करके रखता है, प्लस फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी डिटरमाइन करता है। फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट जो होती है, हमारे रुपये की जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है उसमें स्टेबिलिटी भी लेके आता है बाय फॉलोइंग डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। नाउ डीवैल्यूएशन पढ़ा है किसी ने? इंडियन रुपी वाज डीवैल्यूएटेड बाय 20% इन द ईयर 1991, ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ा था क्या? यस मैम, बिल्कुल पढ़ा था हमने। तो वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ की हेल्प से। चलिए भाई दिवांशी रीड द पैराग्राफ जो हाईलाइट किया हुआ है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जल्दी से रीड कर दीजिए बेटा। The central bank also acts as the custodian of the country's stock of gold and reserves of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. According to regulations of foreign exchange, all foreign exchange transactions must be routed through RBI. Centralization of foreign exchange transaction with the Reserve Bank serves two objectives. First, it helps the bank to stabilizing the external value of currency. Second, it helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payments situation of the country. देखिए क्या कह रहे हैं, ये आपको बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी वो उनको मेंटेन करके रखता है। ये फंक्शन उसको हेल्प करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करे, ठीक है, फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उसको दे रहे। जितने भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होंगे वो आरबीआई के थ्रू होंगे, यानी केवल उसी बैंक को फॉरेन करेंसी इशू करने की परमिशन है जिसको आरबीआई ने अथॉरिटी दे रखी है।
आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी इंडियन रुपी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन क्यों रखा गया है, ताकि एक तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके, और दूसरा गवर्नमेंट बीओपी की सिचुएशन को मेंटेन कर सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में तो आपने पढ़ा है अगेन इंडियन इको के चैप्टर 3 में, बीओपी क्राइसिस वाला पार्ट, और डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आपके मैक्रो का एक चैप्टर है जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नाउ अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। पीयूष बेटा रीड द फर्स्ट पॉइंट एंड एक्सप्लेन इट। Central bank is an apex body that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country. मैं मतलब जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो जितने भी बैंक इंडिया में एसबीआई, पीएनबी, उन सभी को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है, रेगुलेट करता है और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब रिकमेंड करता है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the functions of accepting deposits, granting loans, and मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और मैम इसी के अंडर में जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास रख लेती है, बाकी जो है वो लोन्स के लिए ग्रांट कर देती है और इससे वो अपने प्रॉफिट मोटिव से लोन देके प्रॉफिट अर्न करती है। तो क्या हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स द एंटायर कमर्शियल बैंक्स? यहाँ पे उसके मीनिंग बता रखा है दोनों इंस्टीट्यूशंस के। चलिए स्टेटस की बात करें तो सेंट्रल बैंक इज द मेन इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द मार्केट, whereas commercial banks are just banking, these are the parts of banking structure of a nation. They works under the entire control of central bank only. Ownership, सेंट्रल बैंक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट की ओनरशिप में काम करेगा। कमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव, हु विल एक्सप्लेन द पॉइंट ऑब्जेक्टिव? बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, कुछ है ही नहीं ज्यादा, जल्दी से समझा दीजिए। रेज योर हैंड, हु विल एक्सप्लेन? यस राहुल। मैम सेंट्रल बैंक क्योंकि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक गेन के लिए काम करता है, और कमर्शियल बैंक एक प्राइवेट इनिशिएटिव है तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करता है। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल तो वर्ड ही प्रॉफिट के लिए है, कमर्शियल यानी बिजनेस टर्म्स पे काम करेगा। तो रिजर्व बैंक of India works with the main objective of providing services. It works with the main objective of controlling the banking structure and to frame the monetary policy, whereas the commercial bank works with the main motive of maximizing profit. Issue of currency, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास पावर है टू इशू करेंसी, कमर्शियल बैंक के पास कोई पावर नहीं है। पब्लिक डीलिंग, क्या हम आरबीआई के पास जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं क्या? लेट मी नो, यस और नो, करवा सकते हैं क्या? घर can we go to RBI and No, ask ma'am. them to open our account? Definitely no, but we can go to कमर्शियल commercial बैंक के थ्रू bank, करा right? सकते हैं। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक किसके अकाउंट ओपन करता है? कौन बता रहा है क्विकली? सेंट्रल बैंक किसके अकाउंट्स ओपन करता है? कमर्शियल गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के और कमर्शियल बैंक्स के, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कमर्शियल बैंक, बिल्कुल कमर्शियल बैंक के भी करता है, गवर्नमेंट के भी करता है और फॉरेन गवर्नमेंट के भी करता है, ठीक है। आगे लास्ट वन, नंबर ऑफ बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक ही होगा, बट कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होंगे। ये तो बच्चों वाला पॉइंट है, छोटा सा है ना। कमर्शियल बैंक्स तो हर जगह है, सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक ही है। इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था, याद रखना है आप सभी को, भूलना नहीं है किसी को भी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमने मैक्रो के, हमारे टर्म 1 के सिलेबस में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें से ये 2 बड़े चैप्टर्स थे, ये दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए। बड़े मतलब मनी वाला तो छोटा सा ही था, बैंकिंग वाला चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ टर्म 1 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 चैप्टर्स इन टोटल, जिसमें से एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट, और 3 चैप्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी छोटे से चैप्टर्स है, 1 वीक में हम पूरा कर लेंगे, और गवर्नमेंट बजट 1 वीक लगेगा।
यानी 2 वीक्स लगेंगे आपके मैक्रो के सिलेबस को और ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लगेंगे आपके इंडियन इको के चैप्टर को। तो अभी के लिए हम इंडियन इको को स्टार्ट करने जाएंगे। यस एवरीवन, हैव अ लुक। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, आपको अपने रजिस्टर्स में एक छोटा सा चार्ट बना लेना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डिफरेंट चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। टूल्स एंड मेजर्स टू बी यूज, और उसके बाद ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ऊपर लिखा हुआ है डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी, आगे पॉलिसी वर्ड। आपके बुक में ये डियर मनी और चीप मनी वाली बात नहीं हुई है, आप सभी को इसको ध्यान रखना है। डियर मनी पॉलिसी यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें मनी की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है और मनी लोगों के हाथ से निकाल लिया जाता है, मनी को बहुत डियर कर दिया जाता है, यानी जो बहुत मुश्किल से हमें दिखता हो, राइट, डियर मनी पॉलिसी में। तो इन्फ्लेशन में हमें डियर मनी पॉलिसी फॉलो करनी है, यानी मनी की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करना है। हमें सारी कोशिश ऐसी करनी है कि मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, और डिफ्लेशन में हमें मनी को चीप बना देना है, यानी मनी को इजीली अवेलेबल कर देना है, मनी लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो, so that it can increase their purchasing power and they can go to the market for buying the things, जो डिफ्लेशन को धीरे धीरे कंट्रोल कर सके। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपने, सबसे पहले ये पॉइंट शुरू नहीं हुए, मनी सप्लाई से रिलेटेड मैंने लिख दिया है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वी नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, डिक्रीज द मनी सप्लाई। क्यों डिक्रीज करना है? क्योंकि डिफ्लेशन में हम लोगों की परचेजिंग पावर को डिक्रीज करना चाहते हैं, और मैंने उल्टा बोल दिया, इन्फ्लेशन में हम लोगों की परचेजिंग पावर को डिक्रीज करना चाहते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्योंकि डिफ्लेशन मार्केट में मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग चीजें परचेज नहीं करना चाहते, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो हमें मार्केट में मनी के फ्लो को इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करें। अब आगे देखिए, क्वांटिटेटिव मेजर्स, कौन से मेजर्स है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम पे एप्लीकेबल होंगे? दीज आर द मेजर्स व्हिच विल बी एप्लीकेबल ऑन एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, पूरे बैंकिंग सिस्टम पे। ये देखिए कितनी चीजें आती है इसमें, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LRR, CRR, SLR, सभी को इंक्रीज कर दो। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LRR, SLR और CRR, इन सबको आपको इन्फ्लेशन में इंक्रीज करना है, डिफ्लेशन में रिड्यूस करना है। इसके साथ लिखेंगे क्या, वो सुन लीजिए। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अगर इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा टू गिव टू जनरल पब्लिक, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करेगी? क्रेडिट को कॉस्टली बना देगी। बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ती, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगी और क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा, जिससे लोग कम बोरो करेंगे, और अपोजिट हो जाएगा डिफ्लेशन के टाइम पे। जब भी CRR, LRR या SRR आपको लिखना है, SLR, LRR या CRR आपको लिखना है, तो आपको मेंशन करना है कि इनको इंक्रीज करने से बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाएगी, बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में वी वांट कमर्शियल बैंक टू क्रिएट लेस क्रेडिट, दैट्स व्हाई वी विल इंक्रीज दीज रेट्स, और डिफ्लेशन में वी विल रिड्यूस द रेट्स, ठीक है। Open market operation, government will sell the securities with the help of RBI, और deflation में it will repurchase the securities। फिर इसके बाद में देखिए क्वालिटेटिव मेजर्स, सेलेक्टेड एरिया में लगते हैं, है ना, सेलेक्टेड एरिया में, सब जगह नहीं लगेंगे। मार्जिन को इन्फ्लेशन में बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन बढ़ेंगे तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, और डिफ्लेशन में मार्जिन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, डिफ्लेशन में क्रेडिट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू फ्लो इंक्रीज किया जाएगा, मिनिमम लिमिट सेट करके क्रेडिट का फ्लो बढ़ाया जाएगा, और डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हम क्रेडिट का फ्लो, कम से कम क्रेडिट जाना चाहिए, राइट। और मोरल सुएजन, एडवाइस देंगे टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द मार्केट, और एडवाइस देंगे टू गिव मोर क्रेडिट। इन्फ्लेशन में कंट्रोलिंग एडवाइजेस, और डिफ्लेशन में टू गिव मोर एंड मोर क्रेडिट, ऐसी एडवाइस दी जाएगी। तो ये आपका पूरा ओवरऑल जो क्रेडिट कंट्रोल मेजर है उसका कंक्लूजन। इस बैंकिंग वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो दो चीजें सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है, एक तो ये क्रेडिट कंट्रोल मेजर कंसेप्चुअल है, और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, वो बहुत कंसेप्चुअल है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, LRR,
के रेट्स के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में, है ना। के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, के का और क्रेडिट क्रिएशन का क्या रेशियो है, मल्टीप्लायर और एलआरआर के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको उसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको करिएगा। बैंकिंग वाला चैप्टर हमने वाइंड अप कर लिया है। रजिस्टर में नोट्स आपको खुद बनाने हैं। नोट्स के टाइम ये जो मैंने अभी लास्ट बताया था ये आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी, आप उसकी हेल्प लेके अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं बन पाएगा। अब आप देखें अगर कि बुक के एमसीक्यूज की मैं बात करूं, ये जो रिफ्रेशर हम यूज कर रहे हैं ये इसी वजह से यूज कर रहे हैं कि आप इसकी ये क्वालिटी ऑब्जर्व करें। इट इज हैविंग 26 fill-ups for you, 26 fill-ups. Okay, then after almost 13 true false, then matchups, और matchups के बाद अगर मैं बात करूं तो MCQ। जब भी MCQ करेंगे ये स्टेटमेंट पढ़ लेना। In the following question there can be one or more than one correct answer. You have to mark all the correct answers. एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, आपको तो जो जो आंसर करेक्ट लग रहा है वो टिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप एमसीक्यूज की बात करें तो बुक में आपको मोर देन सफिशिएंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इसके बाद मैंने भी आपको फाइल सेंड कर दी। इतने एमसीक्यू अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड में इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज आएंगे वहां आपकी गाड़ी कहीं नहीं अटकेगी। 54 एमसीक्यूज है बुक में, राइट, और असर्जन रीजन अलग से। तो हमें तो इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस अपनी बुक पे फोकस करना है। यू आर हैविंग द बेस्टेस्ट बुक, आप इस पे फोकस कीजिए, आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं अटकेगी, बहुत आराम से आप स्कोर करेंगे। मनी एंड बैंकिंग विल गिव यू फुल मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, टर्म 1 में कहीं कुछ नहीं अटकेगा, कोई मार्क नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे और मनी वाले चैप्टर की कुछ चीजें हम डिस्कस जरूर कर लेंगे। शेयरिंग रुकी भी थी आई गेस, मैं अभी जब एमसीक्यूज बता रही थी तो शायद शेयरिंग रुकी भी थी। आप ये देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।